नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न पिछले वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं और बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आगे भी 2024 में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होता है। तृतीय उपभोक्ता होता है मेढक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो हिरण क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है, तो यह यूरो 2 क्या है? एक वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं। किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं, तो पौधे एवं मृदा, यानी पौधे और मिट्टी, पौधे और मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, साफ जल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो KCl। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को रखते हैं। सोडियम यानी Na। ऑप्शन नंबर ए सही है। और सोडियम जो है ना, ये मुलायम होता है, पनीर की तरह मुलायम होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए, किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम यानी Na को, और ये पनीर की तरह मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते थे, बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? तो फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb। याद रखिएगा, Sb जो है कि उपधातु है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो एक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट लोहा से, हेमेटाइट लोहा यानी कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है। सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाले मुख्य धातु है, तो जिंक और कॉपर। और जिंक और कॉपर यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिंक और कॉपर। अगला प्रश्न है, गेलेना किस धातु का अयस्क है? गेलेना किस धातु का अयस्क है? तो लेड यानी शीशा का अयस्क है गेलेना। गेलेना किस धातु का अयस्क है? लेड यानी शीशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहा द्वारा विस्थापित हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, तांबा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को, देखिए अब आगे रुकिए थोड़ा PDF
यहां से, हाँ आते हैं, यहां से आइए। तो अभी आप ये सभी प्रश्न पढ़ चुके हैं कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा से सल्फर अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है। तो कॉपर और जिंक। गैलेना किस धातु का अयस्क है, लेड का। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां से प्रश्न है, यहां से प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहे द्वारा विस्थापित है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तांबा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, उत्तर पर है सोडियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोडियम यानी Na। अगला प्रश्न है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में स्थित धातु और अधातु के युग्म को चुने, यानी कि कराए कि देखिए सामान्य तापमान जो हर समान रहा जाता है, लेकिन वह जो है कि द्रव अवस्था में स्थित रहता है, तो वह हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन क्या है, द्रव है, लेकिन ये ओ धातु है पारा भी ब्रोमीन क्या है, पारा भी द्रव्य है। तो सामान्य तापमान पर ये दोनों जो है कि द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा, तो ब्रोमीन और पारा, यानी कि ये कमरे के तापमान पर क्या आता है, जितना तापमान कमरा का रहता है उसमें ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका पारा धातु है और ये ओ धातु है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, ये तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट अभी तुरंत पढ़े, बताइए किस धातु का अयस्क है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर डी लोहा का संकेत क्या होता है, Fe। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, लोहा, Fe, डी। अगला प्रश्न है, विद्युत के सुचालक युग्म को चुने, यानी कि विद्युत जो जिसमें सुचालक हो जाता है, विद्युत आर पार यानी चला जाता है, आता जाता है, तो कौन सा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लोहा और ग्रेफाइट, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें तांबा सही है, लेकिन ये सल्फर में नहीं होता है। इसमें सोना सही है, लेकिन इसमें हीरा में नहीं होता है। इसमें चांदी सही है, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ए, यानी कि इसमें दोनों सही है। युग्म मतलब जोड़ा, ये दोनों लोहा और ग्रेफाइट सही है। इसमें आपका सल्फर गलत है, इसमें ना होता है, और इसमें हीरा गलत हो जाएगा, और इसमें ये गलत हो जाएगा। चांदी सही है, तांबा सही है, सोना सही है। तो दोनों लेकिन सही होना चाहिए। तो दोनों किसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखते हैं, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, यानी कि धातु को वेल्डिंग किया जाता है, तो उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस किसका उपयोग होता है, एथाइन। अगला प्रश्न है, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के निचली वाली धातुएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। रुकिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और VBI है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए और पूछे जाएंगे, इस साल तो पक्का ही प्रश्न आएगा ही आएगा। क्या है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो जल का होता है जल में करा है ना, यहां से हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु के गुणों में उपयोगी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, हाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है। तो बताइए इसमें कौन ओ धातु है। तो ओ धातु है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Fe लोहा।
अगला प्रश्न है, एक ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है, कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो अभी तुरंत जोड़ा लगाने वाला पढ़े थे, जोड़ा लगाने में क्या था? ये दोनों था। तो यहाँ क्या पूछा है? ओ धातु। अगर ओ धातु नहीं रहता तो पड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ ओ धातु है तो धातु जानते हैं क्या आता है? ब्रोमीन। कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सबसे अधिक तन्य है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सबसे तन्य कौन सा है? सोना। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जाता है, तो सबसे तन्य यानी कि ताना किसका है? सोना का है। तो अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गैन मेटल। ऑप्शन नंबर सी सही है, गैन मेटल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? आघात वर्धता यानी कि वही तन्य हो ना, तो किसका हो जाएगा इसमें? इसमें तो सोना नहीं दिया गया है, तो चांदी होगा, चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछ दिया है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट से, 22 कैरेट से। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 कैरेट, सॉरी 22 कैरेट से बनता है आपका आभूषण, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। 22 कैरेट का क्या होता है? आभूषण बनता है, उसमें कुछ मिलावट किया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना जो है ना मुलायम होता है, तो मुलायम होगा तो उसका तो जेवर गहना बनेगा नहीं, उसमें कुछ कठोरतापन होना चाहिए। तो 22 कैरेट होता है, यानी कि 2 कैरेट से कुछ अलग से मिला दिया जाता है। तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना जो होता है किसका? 24 कैरेट का जो सोना है वो एकदम बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही कथन को चुने, तो सही कथन को चुने, तो इसमें सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही शुरू में। धातुएं प्राय ठोस, गैस या ठोस होती है। धातुएं क्या होती है? प्राय गैस या ठोस होती है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन धातु है, ऑक्सीजन भी धातु है, तो ऑक्सीजन गैस है और ठोस भी हो सकता है धातु। धातु तो जैसे लोहा हो गया, ठोस है। चलिए, तो समझ गए होंगे कि वो धातु में प्राय क्या होती है? गैस हो सकती है या तो ठोस हो सकती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में जो घुल जाता है पूरा एकदम, तो वो है सोना आपका। AU सोना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है? हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो हीरा जो है कि कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दियारा की मिट्टी, दियारा की मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए प्रश्न है आपका, नेपाल भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो ऑप्शन में रहेगा आपका
उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल भारत की उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? प्रश्न है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, श्रीलंका। श्रीलंका में शासन व्यवस्था नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो कहां नहीं है? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित। अगला प्रश्न है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, 1935 ईस्वी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, यानी इनमें सभी होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला देखिए, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और यंग इंडिया का संपादन के द्वारा किया गया था। तो यंग इंडिया की स्थापना किसने किया है? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रश्न आप सभी भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह पूछे ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका असम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम में स्थित है काजीरंगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है। और अगला प्रश्न देखिए, जूट उत्पादन के लिए भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल होता है चूना पत्थर, और जूट उत्पादन के लिए भारत में पश्चिम बंगाल राज्य प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल राज्य क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं अब दोस्तों। प्रश्न है नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 2006 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सभी, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद, यानी इनमें सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है?
भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वैश्वीकरण का अर्थ है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के साथ समन्वय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार में ज्यादा बाढ़ आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद जो है कि प्राकृतिक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पंचायती राज से। पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, 1904-05 के रूस जापान में जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुआ था? तो रूस का हार हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक और द्वारा होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत की गई, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन प्राकृतिक संसाधन है, नदियां प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नगर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, NH7 सबसे लंबा है। NH7 सबसे लंबा राज्य मार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में है? केंगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में है। और अगला प्रश्न है आपका कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? तो कपास की खेती के लिए मिट्टी काली मिट्टी, काली मृदा होता है। कपास की खेती के लिए काली मृदा। और केंगा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? कर्नाटक में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आप सभी जानते हैं कि सूचना का अधिकार आंदोलन कानून कब लागू हुआ है? 2005 में लागू हुआ है। और यह किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? राजस्थान से। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, काशीराम। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है आपका, गैर संस्थागत प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी बी बिल्कुल सही है, महाजन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाजन होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदा है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यह हो जाएगा आपका भूकंप। आग लगाना मानवीय है, बम विस्फोट मानवीय है, रासायनिक दुर्घटना ये भी मानवीय आपदा है, लेकिन भूकंप प्राकृतिक आपदा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डांडी में हुआ था। 1930 में कहां हुआ था? डांडी में। अगला प्रश्न देखिए, रक्त और लौह की नीति अवलंबन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मतलब मजदूर होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता किया था। महात्मा गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न थे और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये हम कहीं से खोज के आपके पास प्रश्न लाए हैं। यह मॉडल सेट से है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह से हम डेली आप लोगों के लिए एक वीडियो साइंस का और सामाजिक विज्ञान का, यानी कि सभी विषय का हम अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।